हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू री एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्लास 8 की जो सिविक्स की बुक है उसका पहला चैप्टर यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है या जो एनसीईआरटीज़ है, ये जो क्लास 8 की हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। अभी मैं जैसे पढ़ाऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ ताकि ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाए, समझ आ जाए। आपको यहाँ फैक्ट याद नहीं करने हैं, आपको समझना है। आप जब इस वर्ड को समझ जाओगे ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है, बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा टर्म है ये आपकी लाइफ का। तो आपको पता होना चाहिए ये असल में है क्या, इसकी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्लास एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, क्लास 8 की 9th की, तो भी आपको ये वीडियो जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको यहाँ पे कंसेप्ट पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असल में है क्या हमारे लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, देखिए एनसीईआरटीज़ की जो बुक है ना वो इस हिसाब से लिखी गई है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हल्का बुक लिखा गया। मतलब एक चैप्टर में उतना कंटेंट दिया गया जितना आपके जानने के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट भर दिया है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, आपको इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ना है इस किताब को। ऐसा नहीं है कि एक महीने में अगर आपको एनसीईआरटीज़ ख़त्म करनी है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तो आपने ख़त्म कर दी एक रीडिंग देके, तो ऐसा नहीं करना। कुछ चीज़ों को समझना है, ग्रैब करना है आपको चीज़ों को, कंसेप्ट को। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, तो संविधान बहुत बड़ा शब्द है। इस शब्द को समझने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि हमने लाइन टू लाइन स्टार्ट कर दिया, आपको समझ आना चाहिए। आपको इमेजिन करना है, आपको विजुअलाइज करना है 1946 को, 1857 को। उस दौरान आपको जाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आप उस सिचुएशन में हो, आप क्या फेस कर रहे हो, उस टाइम लोग क्या फेस कर रहे थे, कितनी मुश्किल से हमें ये जो चीज़ है ना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये हमें कितनी मुश्किल से मिला है। तब जाके आप इसकी वैल्यू समझोगे, इसके फंक्शन समझोगे, इसके जो सिलेबस में आपके मेंशन है वो सारे डिटेल्स समझोगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको करवाना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले आपको एक और वर्ड का पता होना चाहिए, और वो वर्ड है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ संविधान नहीं है, आप ये इस बुक में भी लिखा गया है। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडिया के कंसर्न में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी टर्म को भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी शब्द है ये दो शब्दों से बना है। ठीक है, डेमो और क्रेसी, ये सब आपने पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा। लेकिन कुछ वर्ड्स आपको और पता होने चाहिए। तो वो वर्ड है, जैसे जब दुनिया शुरू हुआ होगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि लोगों ने मिलके एक सहमति बना ली होगी कि चलो हम लोग गांव में 50 लोग हैं तो 50 लोग मिलके इलेक्शन करवाते हैं और जो जीतेगा वो क्या होगा, जीतेगा और वो गांव को चलाएगा। तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट स्टार्टिंग में तो हुआ नहीं होगा। तो अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। ठीक है, तो रूल करने के अलग अलग तरीके होते थे, नंबर्स ऑफ टेक्निक्स है, नंबर्स ऑफ वेज है, 10 से 15 तरीके हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको 3 तरीके यहाँ पे बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, पहला जो आप मान के चलो, थियोक्रेसी। ठीक है, थियोक्रेसी। अब थियोक्रेसी का मतलब होता था कि जो मंदिर है, जो मस्जिद है, जो चर्च है, एक तरीके से वो रूल करते थे लोगों पे। ठीक है, जो मंदिर, मस्जिद, चर्च थे वो रूल करते थे। तो जो चर्च ने कह दिया, मतलब वहाँ के जो प्रिस्ट होते थे, वो जो चर्च ने कह दिया, जो मंदिर ने कह दिया, जो मस्जिद ने कह दिया, वही अल्टीमेट रूल होता था लोगों के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मस्जिदों में आज भी वहाँ के जो मौलाना वगैरह होते हैं वो फरमान जारी करते हैं ना, फतवा जारी करते हैं। तो एक तरीके का क्या होता है, हमारे यहाँ तो चलो डेमोक्रेसी है, पुलिस है, सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उतना वैल्यू नहीं देते हैं लोग उनको, उस फतवे को। लेकिन एक तरीके से क्या है, वो वही ट्रेडिशन दिखा रहा है कि कैसे मस्जिद रूल करते थे लोगों पे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको निकाल दिया जाएगा देश से, धर्म से आपको मार दिया जाएगा। सिमिलरली चर्च में होता था
चर्च के आपको पता होना चाहिए, अगर आपने स्कूलिंग में थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी हो, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह को चर्च ने मरवा दिया, क्योंकि वो क्या करते थे, जो चर्च की थ्योरीज हैं उनको चैलेंज करते थे। चर्च ने पहले होता था कि जो अर्थ है वो आपका रेक्टेंगल है, किसी ने कह दिया कि नहीं ये तो स्फेयर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको मार दो, ये हमारे रूल को मान नहीं रहा तो इसको मार दो। तो ये इस तरीके से मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सब आपस में रूल करते थे, ठीक है, लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से, ठीक है। इसके बाद एक और अब टर्म आप देखो, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ जो रूल करते हैं वो हाईएस्ट सोशल क्लास होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में भी देखा होगा आपने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे करके है। तो जो राजा होता था वो जनरली हमेशा क्षत्रिय वंश के होते थे, तो जो हाईएस्ट क्लास होती थी वही रूल करते थे, ठीक है, और बाकी के लोग उनके अंडर रूल्ड होते थे। तो क्या ये सिचुएशन, ये उस टाइम जो लोग रहते होंगे उनको इतना मज़ा आता होगा कि हाँ चर्च ने कह दिया मार दो तो सही कह रहे हैं, ठीक है। उस टाइम भी लोग टॉर्चर होते होंगे, एरिस्टोक्रेसी में भी लोग टॉर्चर होते होंगे कि एक ही फैमिली के लोग राजा बनते जा रहे हैं। अब कोई राजा बहुत अच्छा हो गया राम जैसा, और कोई राजा धनानंद जैसा हो गया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के राजा, मंदिर मस्जिद के प्रिस्ट, इनके ऊपर डिपेंड करता था कि वो क्या रूल सेट करते हैं लोगों के लिए, ठीक। नेक्स्ट एक वर्ड है जो आजकल भी चलता है, वो है आपका ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी या जिसको आप डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हो, किंग जोंग उंग जो है आपके, ठीक है, जहाँ पे एक रूल जो होता है, एक पर्सन क्या होता है वो हाईएस्ट पावर गेन कर लेता है। मतलब एक पर्सन है वही अल्टीमेट बॉस है, उसी के सारे डिसीजंस होंगे कंट्री के ऊपर, ठीक है। जैसे कि किंग जोंग उंग जो है, ठीक है, वो एरिस्टोक्रेसी में आप मान सकते हो सऊदी अरब, यूएई वगैरह में जो राजा वगैरह हैं वो चलते हैं अभी भी, ठीक। अब यहाँ की सिचुएशन कितनी ख़राब है ये आप यूट्यूब पे भी चेक कर लो। अगर आपको यहाँ पे डिटेल में समझ नहीं आ रहा, कि इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप सर्च करो, पिक्चर्स गूगल करो, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, लोगों को कितनी रिस्ट्रिक्शन है, आज़ादी के नाम पे कुछ नहीं है, ठीक है। और इन सभी में जो आम लोग थे वो बिल्कुल बंधे हुए थे रूल्स के। जो राजा होता था, जो प्रिस्ट होता था, जो यहाँ पे एक पर्सन है डिक्टेटर, उन्होंने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर थी, उसी को फॉलो करना था। तो लोगों को आज़ादी के नाम पे जनरली कुछ नहीं था, ठीक है, लोगों का रहना पड़ता था उनके अंडर में। लेकिन तब एक जैसे फिल्म में हीरो नहीं होता, उसकी एंट्री हुई, और वो जो कंसेप्ट था आपका था डेमोक्रेसी। आपके लिए एक होमवर्क है, जो भी इंटरेस्टेड हो आप सर्च करना कि ये जो कंसेप्ट है इसका ओरिजिन कहाँ से, किस कंट्री से हुआ, या कह सकते हो किस रिवॉल्यूशन से हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, किस रिवॉल्यूशन से ये जो कंसेप्ट था कि लोग रूल करेंगे, हम रूल करेंगे, ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप सर्च करो, गूगल करो, यूट्यूब करो, आपको बहुत मज़ा आएगा जानने के बाद। तो ये डेमोक्रेसी, जहाँ पे रूल कौन करता है, वो क्लास जो पहले सहता था वो डायरेक्ट अब रूल कर रहा है, ठीक है। आम लोग यहाँ पे रूल करते हैं देश में। आप पूछोगे कैसे, हो सकता है आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो तो क्यूरियोसिटी है कि पूछो कैसे। आप भी जो आप वीडियो देख रहे हो, आप रूल करते हो कंट्री पे, कैसे रूल करते हो, तो आप क्या करते हो, वोट करते हो। अब ये वोट करना, रूल करना कैसे होता है भाई। चलो ठीक है, आप वोट ना करो, आप एक पर्सन हो राम, आप वोट करते हो इलेक्शन में, ठीक है। आप वोट ना करो, आप क्या करो, इलेक्शन में खड़े हो जाओ, कंटेस्टेंट बन जाओ, तो आपको लोग वोट करेंगे। और बाय द वे अगर आप जीत गए तो आप क्या बन सकते हो, मेंबर पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, कुछ भी आप बन सकते हो। एक आम इंसान, फॉर एग्जांपल है ना, अभी हमारी कंट्री में कैसे कहते हैं कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री है आज के टाइम पे, ठीक है, चाय वाला, ठीक है। अब चाहे सच हो या गलत झूठ हो, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन एक चाय वाला जो आम आदमी था आज से कुछ साल पहले, 30-40 साल पहले, वो आज के टाइम पे प्रधानमंत्री है देश के, ठीक है। तो यही तो ब्यूटी है ना डेमोक्रेसी की, जहाँ पे कोई एक
क्लास या एक फैमिली रूल नहीं करता है, जहाँ पे एक पर्सन रूल नहीं करता है, जहाँ पे कोई मंदिर मस्जिद चर्च रूल नहीं करता है। यहाँ पे एक पर्सन, एक आम इंसान रूल करता है। अब रूल करने के आपके पास तरीके हैं, या तो आप इलेक्शन में खुद खड़े हो जाओ, या अपने आप पसंद के लोगों को आप वोट देके अपना प्रतिनिधि बना के आप क्या करो, इलेक्शन में असेंबली में भेज दो। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। तो डेमोक्रेसी आपको समझ आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो डेमोक्रेसी के बाद अब जब डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है, तो हो सकता है कि एक आम इंसान जब राजा बन जाए तो वो अपनी जो पीछे की लाइफ है उसको भूल जाए, ठीक है। वो जब उसके हाथ में इतनी सारी पावर आए तो वो भी सोचे कि यार मैं पावर को एंजॉय करता हूँ, अब ऐसा कुछ करता हूँ कि मैं ही हमेशा इस पावर को एंजॉय कर सकूँ, ठीक है। जैसे व्लादिमीर पुतिन रशिया में क्या है, एक बार बने, फिर उन्होंने घोषित कर दिया कि अब मैं लाइफ टाइम मैं ही रहूँगा, ठीक है। चाइना में क्या है, तो चाइना भी उन्होंने कर दिया कि मैं ही अब हमेशा लाइफ टाइम चाइना का आपको हेड रहूँगा। तो ये चीज़ इंडिया में या किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री में ना हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग बनाते हैं अपना संविधान, ठीक है। अब संविधान ऐसा नहीं है कि चाइना में नहीं था और चाइना में इन्होंने रोका नहीं संविधान ने, या रशिया में नहीं था, या इंडिया में है तो इंडिया में नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो इतना खास, इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, इतने अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है, इतने अच्छी चीज़ों को लिखा गया है ना, यहाँ पे हर चीज़ को, सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ गलत करेगा तो प्रधानमंत्री गलत करे तो प्रधानमंत्री को रोकने के लिए यहाँ कोई है नहीं है। तो ये खासियत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना है इस चैप्टर को, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हो गई। अब डेमोक्रेसी में कोई पर्सन रूल कर रहा है तो उस पर्सन, वो जो पर्सन है वो ऑथोरिटेरियन ना हो जाए, वो भी किंग जोंग की तरह ना हो जाए, तो वहाँ पे एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। संविधान होना चाहिए। संविधान होने के और भी बहुत सारे रीज़न है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वीडियो में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि थियोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी में लोग क्या थे, काफ़ी टॉर्चर हो रहे थे, काफ़ी हालत ख़राब थी। तो जब लोगों को मौका मिलेगा कि खुद रूल करो, ठीक है, तो वो खुद के लिए नियम बनाएंगे ना, तो वो नियम कहाँ होंगे, आपके संविधान में होंगे, ठीक है। वो नियम कहाँ होंगे, आपके संविधान में होंगे। तो और ये जो संविधान आप देख रहे हो ना, ये है वो मैजिकल बुक, वो किताब जो हमारे लाइफ को अस्तित्व देता है, जो हमारी ज़िंदगी को ये अस्तित्व देता है, ये वो किताब है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपने इस चैप्टर को, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सवाल यहाँ पे ये आ रहा है, हमने डेमोक्रेसी देखी, हमने संविधान देखा, छोटा मोटा देखा, अब हमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है। इसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं एक एक फेज़ के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं जो बुक है, जो कंटेंट बुक में दिया हुआ है, उसी में यहाँ पे रहूँ, तो ताकि आपके लिए ज़्यादा चीज़ें टफ़ ना हो। आसान बनाना मेरा काम है, ना कि टफ़ बनाना। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि 1946 में 7 में यहाँ बनना स्टार्ट हो गया और बहुत ही आराम से बन गया, बहुत ही लंबा स्ट्रगल चला था, ठीक है। ब्रिटिश आए, 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद डोमिनेट की मांग चली। डोमिनेट मतलब हमें खुद से रूल करने दो, ठीक है। उसके अलावा फिर 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए, उस तब और हमारा संविधान बनना शुरू हो गया, 1950 में यहाँ बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही आराम से चला, ये बहुत ही मुश्किल, बहुत ही विद्रोह, बहुत ही लोग मारे गए, लाखों लोग तो शहीद हुए, ठीक है। लाखों लोग अंग्रेज़ों ने मार दिए और लाखों लोग अंग्रेज़ों के पॉलिसीज़ की वजह से मारे गए, ठीक है। और 1947 में जो पार्टीशन की वजह से लोग मरे वो अलग। तो बहुत लोगों की जान गई है यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। और बहुत सारे इवेंट्स भी, जैसे कि अगस्त ऑफर है, क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन 1, फिर सेकेंड में जाके संविधान बनाने की हमें अनुमति मिल गई थी एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सिविक्स में एक वर्ड है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, बुक में भी मेंशन है, काफ़ी नीचे है, लेकिन यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ। वो वर्ड है स्टेट। तो सिविक्स पढ़ने से पहले या पॉलिटी पढ़ने से पहले ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। जहाँ भी कोई रूल बनाए जाते हैं ना, वहाँ पे इस वर्ड को डिफाइन किया जाता है कि स्टेट मतलब कौन है।
तो स्टेट मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम बचपन से कहते आते हैं कि बिहार एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, यूपी एक स्टेट है, तो वो स्टेट तो है, वो एक पार्ट है हाँ स्टेट का। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है, यहाँ आपको समझना क्या है कि वो इंस्टीट्यूशन, वो अथॉरिटी, ठीक है, जो गवर्नमेंट संविधान का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप लिख सकते हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट सॉवरन पीपल, जो रिप्रेजेंट करते हैं सॉवरनिटी को, जो रिप्रेजेंट करते हैं सॉवरन पीपल को, ठीक है। अब इंडिया क्या है, इंडियन स्टेट जो है वो भी, इंडिया ये खुद में भी एक स्टेट है, सही बात है, ये इंडियन स्टेट जो है वो भी खुद में भी एक स्टेट है, लेकिन इसके अलावा भी है, जैसे पार्लियामेंट ये भी एक स्टेट हो सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये भी एक स्टेट हो सकता है, आपके आसपास कोई पब्लिक ऑफिस है, डीएम है, डीएम का ऑफिस है, ये भी एक स्टेट है, सरकारी प्रशासन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये स्टेट का मतलब यहाँ पे ये है, समझ गए आप। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डिटेल से। तो 15 मिनट का ये डिस्कशन, आपको उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगा होगा चीज़ों का। अब जब आप चीज़ पढ़ोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे ग्रैप्स कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है पहले कि जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के पास, यूएसए के पास सबसे पहला था, तो सबके पास संविधान होता है, ठीक है। अब संविधान होता है तो संविधान है क्या? तो संविधान देखिए, एक लाइन में अगर डेफिनेशन दिया जाए तो एक रिलेशनशिप बताता है। इन डेफिनेशंस को आप यूज़ कर सकते हो अपनी क्लास में, अपने नोटबुक में। ये एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन सिटीज़न एंड गवर्नमेंट। तो सरकार का नागरिकों के साथ या नागरिकों का सरकार के साथ क्या रिश्ता होगा, ये रिश्ता ही यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ये यहाँ पे बताया गया, ठीक है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास संविधान होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास संविधान हो वो डेमोक्रेटिक हो, समझे आप। हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास यहाँ पे आपका संविधान होता है। फॉर एग्जांपल यूएसए के पास है, इंडिया के पास है, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमारे पास संविधान भी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अब बहुत सारी कंट्रीज़ और भी होती हैं, जैसे कि चाइना, ठीक है, जैसे कि सऊदी, जैसे यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान। तो ये जो कंट्रीज़ है ये डेमोक्रेटिक नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। अब चाइना कहता है खुद को, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। अब इनके पास डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे लोग वोट या तो इंडायरेक्टली तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो आम इंसान है वो खुद रूल नहीं करता है, तो यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे संविधान तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे संविधान है। तो ये यहाँ पे एक केस है जो आपको रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट तरीके से सर्व करता है, ठीक है, बहुत सारे पर्पसेस है लोगों के लिए वो सर्व करता है। और यहाँ पे देखिए, तो पहला जो पर्पस यहाँ पे लिखा गया है, इट लेज आवर सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, ठीक है। ये हमारे बेसिक आइडियल्स को दिखाता है कि एज अ सिटीजन हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो शब्द है आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब आप फंडामेंटल्स पढ़ोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन में असल में है क्या, जब आप सेकुलरिज्म पढ़ोगे, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, फेडरलिज्म पढ़ोगे, तो आपको समझ आएगा कि हम बनना क्या चाहते हैं। हम सेकुलर बनना चाहते हैं, ठीक है, हम सेकुलर रहना चाहते हैं एज अ इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो ये बताता है यहाँ पे आपका। इसके अलावा एज अ कंट्री देखिए तो यूजुअली मेड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो कंट्रीज़ में क्या है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ है और पीपल शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इशू। देखिए सब यहाँ पे डिफरेंट, इंडिया जो है ना, आप एक पढ़ोगे चीज़ कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथी है, बहुत ही बड़ा है। भारत का संविधान, यूएसए का संविधान कुछ पेजेस का है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया का संविधान बहुत सारे पेजेस का है, बहुत ही लेंथी बुक है, बहुत ही मोटी किताब है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो है ना वो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहते हैं, सबके लिए अब कुछ ना कुछ लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है ऐसा तो है नहीं कि ये किसी एक मुद्दे पे तुरंत एग्री हो जाएंगे, आपस में सलाह कर लेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व्स एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन द बेसिस ऑफ
द वे इन विच दे वेंट टू कंट्री टू बी गवर्न। अब हर एक पर्सन, जैसे एक डिबेट चलता है कंट्री में, ठीक है, कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है या मुस्लिम राष्ट्र बनाना है या सेकुलर रखना है, तो एक डिबेट ये चलते रहता है न्यूज़ में। आप देखो किसी भी न्यूज़ को चैनल को खोल लो, वहाँ पे हमेशा ही चलते रहता है। तो ये जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं और अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, ठीक है, अब अलग अलग चीज़ें चाहते हैं तो ऐसा करना तो पॉसिबल है नहीं। ऐसा करने से हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी टूट जाएगी, यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने क्या किया, मिल के एक चीज़ डिसाइड की कि नहीं, हम सेकुलर रहना पसंद करेंगे, ठीक है। हम ना ही हिंदू राष्ट्र ना ही मुस्लिम राष्ट्र, हम सब धर्म संपन्न रहना चाहते हैं। यहाँ पे हर एक रिलीजन अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से जी सके, ये हम चाहते हैं। तो ये हम एस्पायर करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, हालांकि ये बुक बहुत पुरानी हो गई है तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे बहुत पुराना है। अब तो हर मंथ आप कह सकते हो नए नए एग्जाम्पल आपके लिए रखे गए हैं यहाँ पे, जैसे कि म्यांमार का एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी रिसेंटली कजाकिस्तान का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल भी आप अपने आंसर कॉपी में लिख सकते हो, आप अपने समझने के लिए न्यूज़पेपर से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है नेपाल की स्टोरी, कि नेपाल में कैसे राजा का रूल होता था और बाद में इन्होंने रिवॉल्ट किया, मूवमेंट किया और बाद में इन्हें संविधान मिला, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे देखना है कि कैसे जो नेपाल था वहाँ पे राजा का रूल होता था, किंग रूल करता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया एरिस्टोक्रेसी का, ठीक है। राजा एक हाई क्लास या एक ग्रुप ऑफ फैमिली रूल करते थे हमेशा नेपाल पे। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज अभी भी मौजूद है, भूटान भी एग्जांपल है। तो नेपाल में क्या था कि राजा रूल करता था, लोग परेशान थे, राजा अपनी मन की करता था। तो 1990s में क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने नेपाल में एक अडॉप्ट कर लिया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों ने विद्रोह किया 1990 से पहले, राजा को पावर से हटा दिया, एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव बना के छोड़ दिया कि आप हेड रहो, जैसे कि ब्रिटिश में होता है, ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन में है, राजा है प्रधानमंत्री भी है, उस तरीके से कर दिया। लेकिन वो ना जो लोग जो चाहते थे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हुई और फाइनल क्या हुआ, फाइनल अथॉरिटी फिर भी क्या हुआ, यहाँ पे राजा के पास ही था, ठीक है। हर चीज़ में राजा की अनुमति चाहिए होती थी। तो नेपाल के लोगों को फिर ये पसंद नहीं आया, उन्होंने क्या किया, राजा को हटा दिया। फाइनली इन 2006 में देखो, दे फाइनली सक्सीडेड टू पुटिंग अप एन एंड टू पावर्स ऑफ द किंग। तो 2006 में ये फाइनली फिर विद्रोह वगैरह हुए और उन्होंने राजा को उठा के साइड कर दिया कि अब हम खुद रूल कर लेंगे, ठीक है, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। और फिर अब देखो तो 2008 में क्या हुआ, नेपाल यहाँ पे डेमोक्रेसी उसने पाली। अब मोनार्की को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया, ठीक है, राजा नाम का कोई चीज़ नहीं, कोई रूल नहीं कर, राजा होगा लेकिन राजा रूल नहीं कर रहता है, अब उसका पॉलिटी में कोई यहाँ पे अब रूल नहीं है। तो नेपाल क्या था, डेमोक्रेसी उन्होंने अटेन कर ली। देन 2008 में डेमोक्रेसी अटेन करने के बाद उन्होंने फिर से एक नया संविधान बनाना शुरू किया, जहाँ पे लोग अपनी कर सके, लोग अपने लिए रूल बना सके, ऐसी चीज़ें मेंशन हो, ना कि राजा अपने हिसाब से चलाए। तो 2015 में फाइनली इनका नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, आप ऐसी बहुत सी स्टोरी न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो, ठीक है, जैसे म्यांमार, कजाकिस्तान, ठीक। इसके अलावा सेकंड देखिए, सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है वो क्या है, कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा। फॉर एग्जांपल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग। पहले का संविधान क्या कहता था कि कंट्री जो है हमारा राजा के द्वारा ही रूल होगा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो मंत्री वगैरह हो गए उनके द्वारा। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, a constitution play a crucial role in laying a certain important guidelines that govern decision making within this society। तो ऐसी सोसाइटी, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे मेंशन हो कि ये डेमोक्रेसी इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक, जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे लोग अपना रूल गवर्न कर सके गवर्नमेंट के थ्रू, उसी को यहाँ पे पॉलिटी कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है, लोग अपने रूल यहाँ पे चला सकते हैं, अपने नियम कानून गवर्नमेंट पे बना सकते हैं।
अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे यहाँ पे क्या कहना चाहता है, फॉर एग्जांपल मंदिरों में बहुत जगह ना अभी भी साउथ इंडिया में SC ST को नहीं प्रवेश करने दिया जाता है या वुमेंस को नहीं एंट्री मिलती है, तो उनके लिए उन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट ने बोला असेंबली को भाई कानून बनाओ, इनके लिए जाने दो, इनको ना रोका जाए, ऐसा कानून बनाओ। तो असेंबली क्या करेगी, इनके लिए कानून बना देगी कि अब से कोई रोकेगा तो उनको सज़ा मिलेगी। तो ये क्या हो गए, एलिजिबल हो गए जाने के लिए। तो ये चीज़ हुई इनके साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई अभी फार्म प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, फार्म प्रोटेस्ट हुए, बहुत बड़ा एग्जांपल है अभी ये। तो गवर्नमेंट ने 3 लॉ लाए, किसान उनके विरोध में खड़े हो गए, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए इसमें चीज़ें नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है, हमें नहीं चाहिए। तो इन द एंड गवर्नमेंट को हार के क्या करना पड़ा, इसको ख़त्म करने पड़े। तो चली ना यहाँ पे भी लोगों की चली, यहाँ पे भी लोगों की चली, आम लोगों की। तो ये चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में होता क्या है, डेमोक्रेसी में जो आम लोगों की चलती है तो कैसे चलती है, हम लोग अपने लोगों में से ही, आपस में से, जो विधायक है, जो MP है, जो MLA है, वो भी आपके एरिया, आपके बीच का ही एक नॉर्मल पर्सन था। आपने क्या किया, उसे वोट करके उसे असेंबली में पहुंचा दिया। अब वो क्या कर रहा है, आपके बिहाफ पे अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है और आपके लिए कानून बना रहा है, ठीक है, आपके लिए रूल बना रहा है, लॉ बना रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। तो हमारे बिहाफ पे वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उनके वो जो है अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। अब जनरली हम अगर आम जिंदगी में देखें तो ये मिसयूज़ ही दिखता है हमें, लेकिन ये काम भी करते हैं। लेकिन इनका जो मिसयूज़ का तरीका है ना, वो अल्टीमेट लेवल पे जा सकता है। वो किंग जॉन की तरह या शी जिनपिंग की तरह भी कर सकते हैं कि अब हम ही यहाँ पे सब कुछ है, हम ही बॉस हैं, अब हमें रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, ये इनजस्टिस ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए बहुत सारे सेफ गार्ड दिए जाते हैं, बहुत सारे उनके विरोध में, उनके इस वो ऐसा ना कर ले, इसलिए ऐसे और भी रूल्स लिखे जाते हैं संविधान में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से समझाया गया है कि कैसे क्लास में एक लड़का है जो कि मॉनिटर है क्लासरूम का, ये स्कूल में भी होता है, सबके साथ हुआ ही होगा, और उसने क्या किया, उनके पास पावर है, अब मॉनिटर है तो पावर है, वो शिकायत कर सकता है, ठीक है, वो मार खिला सकता है टीचर से। तो उसने क्या किया, एक पर्सन जो उसको पसंद नहीं है उसको बोला कि तुमने मिस्टेक किया, मैं तुम्हारा, तुमने कुछ नहीं किया, फिर मैं तुम्हारा नाम क्या होगा मैं टीचर को सजेस्ट करूँगा। उसने टीचर को बता भी दिया और टीचर ने उसकी बात सुनी क्योंकि उसके पास पावर थी, उसने ये पावर दी थी स्टूडेंट को। अब टीचर ने क्या किया, उस नॉर्मल जो बेकसूर इनोसेंट स्टूडेंट था उसे होमवर्क में दे दिया कि 100 टाइम्स तुम लिख के लाओगे, आई एम नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर। तो ये चीज़ रियल लाइफ में भी हो सकती है, ठीक है। रियल लाइफ में भी हमने जिसे पावर बनाया, अब क्लास मॉनिटर भी हमने चूज़ किया होता है, इलेक्शन वोट होते हैं क्लासरूम में कि किसे बनाया जाएगा, तो हमने ही चूज़ किया था मॉनिटर को, और मॉनिटर ने हमें क्या कर दिया, फंसा दिया। तो ऐसा आपके साथ रियल लाइफ में ना हो जाए कि आपने जिसे वोट किया है वही आपके साथ यहाँ पर गलत कर रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए अथॉरिटी बनाई जाती है, उसके विरोध में कुछ पावर्स दिए जाते हैं लोगों को, बाकी के क्लासरूम के बच्चों को। वो पावर क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। डू यू रिकॉल दिस चैप्टर, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट। अभी इस चैप्टर में क्या है, बहुत सारे चीज़ें मेंशन होती हैं, बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल आम नागरिकों के लिए, कि जिससे क्या हो कि ये जो MP MLA या जो भी DM SP जो भी पावर में है वो आपको परेशान ना कर सके, ठीक है, या अगर आपको परेशान करता है तो आप उसके विरोध में, ठीक है, काम कर सको, ठीक है, एक्शन ले सको। अब यही चीज़ होता है अकाउंटेबिलिटी, यही होता है अकाउंटेबिलिटी ठहराना, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ठहराना। अब अकाउंटेबिलिटी ठहराते कैसे, तो यही हमारे पास अधिकार है, पावर है, अब तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, ठीक। अब इस चैप्टर में यहाँ कह रहा है कि फंडामेंटल राइट में बहुत सारे राइट्स को गारंटी, देखिए ये वर्ड, संविधान जब आप पढ़ते हो ना, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि क्या लिखा क्या गया है। जैसे गारंटी, अब ये गारंटी है, गारंटी कभी एक्सपायर नहीं होगी, यानी लाइफ टाइम गारंटी दे दी संविधान में हमें कि तुम्हारे पास, भारत के नागरिकों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे राइट्स हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे नीचे। यहाँ पे है राइट टू इक्वलिटी पहला,
all persons and say that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of birth. अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि वो समझ लेते हैं ओ राइट टू इक्वलिटी है, किसी कोई इंसान को ना असमानता की नज़र से नहीं व्यवहार नहीं कर सकते हम लोग, या डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट यहाँ पे है तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ऐसा नहीं है, पढ़ने का आपको तरीका देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑन ग्राउंड्स नहीं होगा, ऑन ग्राउंड्स ओनली होगा, सिर्फ रिलीजन के हिसाब से, सिर्फ रेस के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक, मतलब सिर्फ इन हिसाब से आप कोई भेदभाव या कोई कुछ नहीं कर सकते हैं किसी के विरोध में, बाकी तरीक़ों से आप कर सकते हैं। समझे? फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम दिया क्लासरूम में और क्लासरूम में जो फेल हुआ उसको पड़े डंडे, तो ये देखो भाई ये तो असमानता है कि बाकी के टॉपर को आपने दे दिया मिठाई गिफ्ट और जो फेल हुआ उसको दिए डंडे, तो ये तो एक अनइक्वालिटी है, तो डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है भाई, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, एजुकेशन कहीं क्राइटेरिया दिया ही नहीं है। ठीक है, रिलीजन दिया है कि रिलीजन के हिसाब से ऐसा नहीं है कि क्लास में कोई माइनॉरिटी है तो आप उसको मारोगे या बाकी उसको फेल करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कद से, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कहीं का है, तो उसके हिसाब से आप नहीं कह सकते कि हाँ इसको फेल कर दो, इसका रंग मुझे पसंद नहीं है, या उसकी कास्ट वो अपर कास्ट वो लोअर कास्ट जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसमें अगर वो आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो लोअर कास्ट का है तो उसको आप फेल कर दोगे। ठीक है, जेंडर ऐसा नहीं है कि लड़की है तो रोड पे आप बिना हेलमेट के जाने दोगे और लड़का है तो उसको आप चालान काट दोगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। अब प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से भी नहीं, क्योंकि इंडिया में देखिए हर स्टेट में क्या है, अदर स्टेट के स्टूडेंट जाते हैं, लोग रहते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि प्लेस ऑफ बर्थ देख के आप बोलोगे कि नहीं इसको फेल कर देते हैं या इसके साथ हम असमानता करते हैं। ठीक है, तो इन 4 जो कैटेगरी जो मेंशन है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आप भेदभाव नहीं कर सकते। बाकी आप तरीका अगर देख लो है तो होता ही है। ठीक है, और ये जो भेदभाव है अगर कोई करता है, कौन? स्टेट, इसलिए मैंने डेफिनेशन पढ़ा स्टेट, तो हम स्टेट के विरोध में यहाँ पे एक्शन लेते हैं। एक्शन कैसे लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाके, हाई कोर्ट जाके। ठीक है, मेनली सुप्रीम कोर्ट जाने का आपके पास पावर है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब यही तो ब्यूटी है ना, हमने ऊपर देखा कि मिसयूज़ कर सकता है पावर, लेकिन हमारे पास पावर है भाई, तुम अपनी पावर मिसयूज़ करोगे तो हम तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक यूपी के एक यहाँ पे जो एमएलए थे जो रेप अक्यूज्ड हैं, ठीक है, बहुत सारे रेप केसेस में अक्यूज्ड है, अभी वो जेल में है। ठीक है, उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, लोगों ने जेल में डाल दिया और केस किया सुप्रीम कोर्ट में, फिर उन्हें जेल हो गई। तो ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्ले, वो क्या है कि डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि डोमिनेंट ग्रुप जो है डज नॉट यूज़ पावर अगेंस्ट अदर। अब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का ये जो गेम है ना, ये हर जगह होते रहता है। आपकी क्लास में भी होगा, आपके घर के गली में भी होगा, आपके स्कूल में होगा, हर जगह ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासरूम में जैसे कि हर स्कूल में होता है कि जो लड़कियों की संख्या होती है वहाँ पे होती है कम, गर्ल्स होती हैं कम, बॉयज़ होते हैं ज़्यादा नॉर्मली। ठीक है, तो इस एग्जांपल में यहाँ पे इस इवेंट के नज़रिए से बताया गया है कि कैसे जो गर्ल्स है उनका वॉलीबॉल खेलने का मन था, बास्केटबॉल खेलने का मन था, और बॉयज़ कह रहे नहीं क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, तो बॉयज़ ने कहा कि ठीक है वोट कर लेते हैं, जिसको क्रिकेट खेलना है वो हाथ खड़े करे, जिसको वॉलीबॉल खेलना है वो हाथ खड़े करे। तो इस इलेक्शन में क्या होगा कि बॉयज़ ज़्यादा है तो वो जीत जाएंगे, और ग्राउंड पे सिर्फ क्रिकेट चलेगा, वॉलीबॉल खेल नहीं सकते हैं। तो ये देखो माइनॉरिटी का फेस कैसा हो गया, लटक गया, चेहरा डिमोरलाइज हो गया। अब इस चीज़ को आप रियल लाइफ में देखो, रियल लाइफ में देखो, कहीं पे क्या है कास्ट या रिलीजन के हिसाब से देखें पहले, तो कहीं पे क्या है हिंदू बहुत डोमिनेंट है, कहीं पे मुस्लिम बहुत डोमिनेंट है, किसी एरिया में कास्ट के हिसाब से कोई एक अपर कास्ट है वो बहुत डोमिनेंट है, लोअर बहुत नीचे। ठीक है, या कहीं पे लोअर बहुत डोमिनेंट है, अपर की संख्या बहुत कम है। तो इस हर केस में क्या होगा, जो भी डोमिनेंट ग्रुप है ना वो डोमिनेंट ही रहना चाहता है। ठीक है,
क्लास का टॉपर हमेशा टॉपर ही बन के रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसको कोई दूसरा स्टूडेंट आके रिप्लेस कर दे। तो यहाँ से क्या होता है, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है, ठीक है, अत्याचार होते हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए भी संविधान में क्या है, एक रूल है, ठीक है, एक रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। अब ये जो अनहेल्दी सिचुएशन है, इससे क्या होगा, अत्याचार बढ़ेगा मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटीज़ पे। Constitution usually contains rules that ensure the minorities are not excluded from the anything। अब संविधान तो ऐसा नहीं कर सकता ना, क्योंकि आज़ादी में जो लाखों लोग मारे गए हैं उनमें हर एक ग्रुप के लोग थे, तो किसी को हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए बहुत सारे रूल यहाँ पे बनाए गए हैं। अनदर रीज़न वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रिसाइसली टू प्रिवेंट द टायरनी और डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी और अ माइनॉरिटी। और अनदर रीज़न कि हमारे पास संविधान है क्यों है, इसका एक यही रीज़न है कि जो डोमिनेंट हो जाते हैं वो किसी तरीके से जो माइनॉरिटी में है उन्हें किसी तरीके से अत्याचार ना कर सके। अब ये डोमिनेशन किसी तरीके का हो सकता है, हमने क्या किए, वोट दिए, ठीक है, 400-500 लोग आपके स्टेट में कितने हैं, असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में कितने हैं, हमने इतने लोगों को बना दिया कि हाँ ठीक है आप ना MP बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने एक प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। अब ये माइनॉरिटी में है, 125 करोड़ की जनसंख्या के सामने ये कुछ नहीं है, लेकिन ये एक रूल करते हैं 125 करोड़ जनसंख्या पे, ठीक है। अब इनका मन घुमा कि नहीं, हम ही रहेंगे चाइना की तरह, ये डोमिनेंट हो गए, ये माइनॉरिटी हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये डोमिनेशन में है। अब ये कुछ गलत ना कर दे, इसके लिए रूल्स बनाए गए संविधान में, ठीक है। तो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन या इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, इंटर मतलब 2 कम्युनिटीज़ के बीच में, इंट्रा मतलब एक ही कम्युनिटी के बीच में कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा है, तो उसमें भी कोई यहाँ पे अत्याचार ना हो, तो इसके लिए भी क्या है, यहाँ पे कानून रूल्स बनाए गए हैं संविधान में, ठीक है। थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न क्या है आपका यहाँ पे जो है, वो है बहुत स्ट्रेंज और बहुत ही यूनिक भी है, बहुत ही अच्छा है। आज के टाइम पे ना कुछ चीज़ें ना संविधान में ऐसी लिख दी गई है ना, विजनरी है। देखिए संविधान जो है ना कि लिविंग डॉक्यूमेंट है, और इसमें चीज़ें ऐसे लिखी गई है ना कि आज से 50 साल भी अगर कोई देखेगा ना तो लगेगा कि हाँ ये हमारे आज के टाइम के लिए ही लिखी गई है, तो इस हिसाब से बनाया गया, इसलिए इतना समय भी लगा यहाँ पे बनाने में। तो थर्ड जो यहाँ पे रीज़न है वो काफ़ी स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज में क्या है, यहाँ लिख कह रहा है कि दिस में साउंड स्ट्रेंज बट थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, हमें खुद से बचाने का, अब ना ये चाहे आप जो भी कहो, मैं यहाँ पे आपको जेन्युइन एग्जांपल ही दूंगा जो रियल लाइफ चलता है। 2014 से पहले क्या होता था, कांग्रेस बहुत डोमिनेंट था, तो लोग ना कांग्रेस के बड़े फॉलोवर थे, फ़ैन थे, तो चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार ही रहे हमेशा, कोई अदर गवर्नमेंट ना आए। फिर 2014 में यहाँ पे बीजेपी आ गई, बीजेपी जब आई तो लोग बीजेपी के बड़े फ़ैन हैं, ठीक है, बीजेपी के बड़े फ़ैन हैं। अब ये जो फ़ैन है ना, बहुत सारे लोग जब हम किसी के फ़ैन हो जाते हैं तो हम उनकी अच्छी या बुरी चीज़ें नहीं देखते हैं। यहाँ पे मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं कह रहा, यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी से कोई हो सकता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, समय समय की बात है, पहले कांग्रेस थी आज बीजेपी है, कल कोई और हो सकती है, ठीक है। तो जब हम किसी के डाई हार्ट फॉलोवर फ़ैन हो जाते हैं ना, तो हम उसकी जो गलत चीज़ें हैं ना वो देखते नहीं हैं। मेरे एक टीचर ने कहा था, वो बात मैं हमेशा याद रखता हूँ कि कभी भी ना एज अ सिटीज़न हमें ना पार्टी फेवर नहीं करना चाहिए, पार्टी फेवर नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा पॉलिसी फेवर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक अच्छे नागरिक हो, सिटीज़न हो, कंट्री से अपनी प्यार करते हो, देश से, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसी क्या कौन सी गवर्नमेंट बना रही है और वो पॉलिसी सिटीजन्स के लिए हमारे लिए सही है या नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बना रही है तो सही बना रही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कल एक ना वीडियो देखा था, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कि एक लगभग 60+ एक दादी जी हैं, उनसे एक रिपोर्टर पूछ रहा है कि वाई योगी जी, वाई मोदी जी, तो वो कह रहे हैं कि हम पसंद करते हैं हमारा दिल आ गया है, ठीक है। बहुत सारे रीज़न दिए, जब उनके पास रीज़न नहीं है तो कहते हैं कि हमारा दिल आ गया, हम लाइक करते हैं, दैट्स वाई, और हम चाहते हैं कि यही रहे हमेशा। तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमेशा बीजेपी रहे, पहले चाहते थे कि हमेशा कांग्रेस रहे, लेकिन ये जो चाहना है ना, ये चाहना
सोच के देखो आप, फिर आप अतीत में जाओ आज से 100 साल पहले और उस टाइम के दुख दर्द को इमेजिन करो, तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि कोई एक जो है ना ब्रिटिश की तरह कुछ चिपक जाए हमारे किस्मत में। आप हमेशा चाहोगे कि ना इनको हटाओ, मैं होता तो मैं ऐसे अच्छा करता देश के लिए, तो मैं होता तो कंट्री को यहाँ तक ले जाता। ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग आप तभी एक्सरसाइज कर पाओगे जब आपके पास डेमोक्रेसी का ये जो हथियार है ना ये रहेगा, ठीक है। जब आप डेमोक्रेसी का, आपके पास ये जो टूल है, जो वेपन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो टूल है, वेपन है, ये जब आपके पास रहेगा ना, तभी आप देश को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो कई बार हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें कोई पार्टी, कोई पर्सन, कोई पसंद हो, हम नहीं चाहते कि वो कभी जाए, वही ठीक लगे, लेकिन ये जो फीलिंग है ये गलत है, कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है। तो हमें खुद से भी बचाता है हमारा संविधान, ठीक है। और इसीलिए संविधान में कहता है कि नहीं भाई, हर 5 साल पे इलेक्शन करना ही करना है, छोड़ना नहीं है कभी, ठीक है। वोट देना ही देना है आपको, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसीलिए मेंशन है यहाँ पे वही चीज़ एग्जांपल की मदद से बताया जा रहा है कि कैसे एक शुभम एक सिचुएशन में फंस गई है, उसका एग्ज़ाम है और उसे 2 चैप्टर भी कवर करने हैं। अब टीवी में एक शो चल रहा है जो उसका बहुत फेवरेट है, बिग बॉस चल रहा है टीवी में। अब उसको वो बिग बॉस भी देखना है या अपना चैप्टर कंप्लीट करेगी, तो उसका जो फीलिंग है वो कहता है कि बिग बॉस देख लो, एग्ज़ाम जाए साइड में। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो क्या होगा, फ्यूचर में जब उसका एग्ज़ाम होगा 1-2 दिन बाद, तो उसको वहाँ पे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, वो शायद फेल भी हो सकती है। तो उसने क्या किया, बिग बॉस नहीं देखा, उसने अगले दिन देख लिया, ठीक है। लेकिन उसने 2 चैप्टर उस दिन पढ़ लिए और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करके आई, और यहाँ पे उसका आप फेस दे सकते हो। बाकी रो रहे हैं और ये स्माइल कर रही है। तो ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से भी बचाता है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही चीज़ कर रहा है कि हमें हमारे ही डिसीजन से बचाता है, जो जिसका आगे जाके एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है लार्जर प्रिंसिपल पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपके इमोशंस है ना, ये इमोशन पे यहाँ पे हमें फ़ैसले नहीं लेने, हमें पॉलिसी के हिसाब से फ़ैसले लेने हैं, नहीं तो लॉन्ग रन में क्या होगा, हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है ऐसे मन की बात से। नेक्स्ट है कि अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये जो एक अच्छा संविधान होता है ना, जो शायद चाइना में नहीं था, जब चाइना के शी जिनपिंग ने ये रूल पास किया होगा कि अब हम ही रहेंगे हमेशा के लिए आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो उनके यहाँ ये शायद सिचुएशन कंडीशन नहीं होगी, ये शायद अच्छी चीज़ नहीं होगी जो कि इंडिया में है, ठीक है। तो अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं, कुछ फंडामेंटल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें कोई संविधान इजाज़त नहीं देता है कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। कोई भी अच्छा संविधान ये नहीं चाहता है, ये नहीं इजाज़त नहीं देगा कि कोई पार्टी आए, कोई रूल गवर्नमेंट आए और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दे। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब आज़ादी के बाद हमें आज़ादी नहीं थी, हमें आज़ादी के तौर पे फंडामेंटल राइट्स मिले संविधान में। अब कोई पर्सन है, उसने बोला कि ना हम आज़ादी, हम ना यहाँ पे तानाशाह बनना है हमको, ठीक है, हमें शी जिनपिंग की तरह बनना है, फंडामेंटल राइट को कर दो ख़त्म। तो नहीं, उनके यहाँ हो सकता है, लेकिन हमारे संविधान बहुत ही अच्छा है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास है यहाँ पे कोर्ट, जो कि लेजिस्लेचर, जो कि पार्लियामेंट, जो कि असेंबली के फैसलों को एक बार करता है स्क्रूटनी, जांच, ठीक है। तो ये कहेगा कि नहीं भाई तुमने यहाँ पे गलत कर रहे हो, यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मूल चीज़ें जो है ना फंडामेंटल, जिस पे टिकी हुई है संविधान, उसी को तुम नुकसान पहुँचा रहे हो, तो तुम्हारा ये फैसला हम करते हैं रद्द, ये फैसला अब तुम्हारा फॉलो नहीं होगा, कुछ और बनाओ अच्छा सा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। तो हमारे संविधान की कुछ की फीचर्स यहाँ पे दिखाएंगे। इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ो आप, इंटरेस्ट के लिए है, मैं बस यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिखाया गया है, प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उनको आते हुए और उनकी रिस्पेक्ट में सभी यहाँ पे खड़े हैं। नेक्स्ट है, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स, ठीक है। मेरी ना एक जेन्युइन सलाह रहेगी कि अगर आप
ये चैप्टर पढ़ रहे हो जहाँ पे आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हो, अगर आप छोटे हो तो आप करो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो तो ना एग्ज़ाम तो ना पहले क्या करो ना, भगत सिंह या ऐसी कोई 2-4 मूवीज़ देख लो, ठीक है, अंग्रेज़ों वाली, तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे कि ये जो शब्द है ना इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं की फीचर्स, और की फीचर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ देखिए फैक्ट लिखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन, देखिए द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियन दैट फ्री इंडिया शुड बी डेमोक्रेसी in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। बहुत ही शानदार चीज़ है। देखो कितना ही बुरा एक्सपीरियंस था हमारा अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का, जहाँ पे अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी सरकार हम पे रूल करती रही सैकड़ों सालों तक, ठीक है। फिर जब आज़ाद हुआ तो हमने सोचा कि हमारा जो देश होगा ना उसमें डेमोक्रेसी रखेंगे, जहाँ पे आम लोग, क्योंकि हमने फेस किया ना उस चीज़ को कि आम लोगों की तो कोई चलती नहीं थी, लोग मर रहे हैं, लोगों की लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो लोगों ने फेस किया, इंडियंस ने फेस किया कि लोगों की लाइफ की वैल्यू होगी और हम डेमोक्रेसी रखेंगे जहाँ पे आम लोगों की ही सरकार होगी, आम लोग ही माई बाप होंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप कब देखते हो, जब इलेक्शन के टाइम पे जो नेता आपने कभी देखा नहीं होगा वो आपके दरवाजे पे खड़ा रहता है कि हमें वोट देना, यही है वो चीज़, ठीक है। और एवरीवन, जहाँ पे सभी के सभी क्या हो, इक्वली ट्रीट किए जा सके, सभी को रिस्पेक्ट मिले और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन मिले, ठीक है। नेक्स्ट, और इस चीज़ को बनाने के लिए यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है कि अराउंड 300 एक इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन, और असेंबली में लगभग 300 लोग सिलेक्ट होके आए, लगभग इलेक्शन जो हुआ था वो 389 सीटों पे हुआ था, सॉरी, ठीक है। उसमें 299 पीपल यहाँ पे आए इकट्ठा, और उन्होंने क्या किया, असेंबली में 1946 में मिलना शुरू हुए पॉलिटिकली, और अगले 3 सालों में अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं है ये, एग्जैक्ट आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, 3 सालों में, लगभग 3 सालों में क्या हुआ, हमने अपना संविधान बनाया। अब ये ना बहुत लंबा समय है भाई, लगभग 3 साल ही थे, 2 साल 11 मंथ, तो लगभग 3 साल में हमने एक किताब लिखी, उस किताब में हमने देश के बारे में लिखा, लोगों के बारे में लिखा और सरकार के बारे में लिखा। मेनली 2 ही चीज़ें, कंट्री के बारे में, पीपल्स के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो यही चीज़ें लिखी हमने, इतना टाइम लग गया हमें। इतना टाइम लगने का बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है यहाँ के लोगों की डाइवर्सिटी। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, कभी भी चीज़ें पढ़ो ना तो कुछ चीज़ें आपको ना हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, वो है ये वर्ड डाइवर्सिटी। बहुत लोग ना इस चीज़ को भूल जाते हैं, लीडर भी भूल जाते हैं, आम लोग तो अलग बात है। तो जब भूल जाते हैं ना तो सवाल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों पे कि क्यों सेकुलरिज्म है, क्यों इंग्लिश हम यूज़ करते हैं, हिंदी नहीं यूज़ करते, या क्यों कुछ चीज़ें होती हैं। तो सबका जवाब है आपका डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी। तो ये रीज़न, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और तभी संविधान की चीज़ों को ना आपको समझना है, आपको पढ़ना है, तो आप ना आराम से समझ जाओगे कि क्यों ये चीज़, ये कंसेप्ट क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर द कंट्री। अब कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़, यहाँ पे फिर वही बात लिखा हुआ है, और इस बात को आपको इग्नोर करना भी नहीं है। जो कंट्री है बहुत ही सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ से, लोगों से बना हुआ है, बहुत ही। आप अपनी क्लासरूम में देखो, अपने घर जिस बिल्डिंग में रहते हो वहाँ देखो, आपको ना इतनी डाइवर्सिटी दिखेगी। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी स्टेट का है, किसी का रंग छोटा है, कोई काला है, कोई माइनॉरिटी है, कोई ठीक है, कोई अपाहिज है। तो हर तरह की आपको यहाँ पे डिफरेंसेस दिखेंगी, डाइवर्सिटीज़ दिखेंगी, ठीक है। और ये ह्यूज काम करने में इतना समय तो लगना ही था, 3 साल का, ठीक है। इसके बाद देखें, Constituent Assembly, as they drafted the Constitution, they rose the occasion and gave this country a visionary document that reflect a respect for maintaining diversity while preserving national unity। समझे, यहाँ पे लिखा हुआ है
कि हमें इस डाइवर्सिटीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट फॉर द मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। एक जैसे कि एक कंसेप्ट है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा होगा जो भी मूवी देखने गए होंगे कभी ना कभी थिएटर में। तो थिएटर में ना, जब भी चाहे इंडिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ, जब भी मूवी चलती है तो वहाँ पे मूवी के स्टार्ट, चाहे किसी भी तरीके की मूवी हो, लेकिन स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे नेशनल एंथम चलता है, ठीक है, जनगण मन। तो नेशनल एंथम जब चलता है ना, तो लोगों ने सवाल उठाया, यार ये ना गलत है, हम ना जाते हैं मूवी देखने, एंटरटेन होने, वहाँ पे खड़ा कर देते हो हमें नेशनल एंथम के नाम पे, ठीक है। तो ये तो चीज़ें गलत है, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है नेशनल एंथम की। तो कोर्ट ने कहा कि नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट हो ना हो, हमारा काम है यहाँ पे नेशनल यूनिटी को बनाना, क्योंकि कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जब आप इतने डाइवर्स लोगों के बीच में रहते हो ना, तो चांसेस है मतभेद होने के, ठीक है, चांसेस है कि आप एक दूसरे से एग्री ना करो, आप लड़ जाओ, ठीक है। अब यूएसए में क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कम पेजों का है, होना भी चाहिए, क्लाइमेट एक जैसा है, लोग एक जैसे हैं, लैंग्वेज एक जैसा है, कल्चर एक जैसा है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिया में कुछ सिमिलर ही नहीं है लोगों के बीच में, ठीक है। तो सिमिलर जो है वो है हमारा यहाँ पे इंडिया और इंडियन होना, भारत और भारतीय होना ही हमारा से एक मात्र यहाँ पे कॉमन चीज़ है आपस में लोगों का। दैट्स वाई नेशनल एंथम जो है आपकी सिनेमा हॉलों में आपको सुनने को मिलता है, क्योंकि सिनेमा हॉल में जब 300 लोग बैठे रहते हैं तो वो डिफरेंट जगह से होते हैं, डिफरेंट रीजन कास्ट के होते हैं, और जब वो एक साथ बोलते हैं तो उन्हें उस टाइम पता चलता है इंडियन होने की फीलिंग का, ठीक है, यूनिटी का। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है कीप इन माइंड, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले आपको अपने दिमाग में रखना है कंट्री की डाइवर्सिटी को, यूनिटी को, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एंड रिप्रेजेंटेशन द ऑथर्स। मतलब यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी यूनिटी का ध्यान में रख के ही जो भी कंसेप्ट पढ़ो आप सिविक्स के, पॉलिटी के, फेडरलिज्म पढ़ो, सेकुलरिज्म पढ़ो, तो आपको डाइवर्सिटी यूनिटी का पता होना चाहिए। ये वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा डाइवर्सिटी है, उसका कुछ रिलेशन है फेडरलिज्म से, डाइवर्सिटी है उसका कुछ रिलेशन है आपके सेकुलरिज्म से, फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। तब आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो की फीचर्स में एक जो फीचर हमारे यहाँ मेंशन है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत पेजेस की चैप्टर हैं इसके, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम शब्दों में बताया है और मेरा काम है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता देना। तो देखिए इंडिया है, ठीक है, ऐसे मैं एक रफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया जो है, अभी इंडिया जैसा तो नहीं है लेकिन अज्यूम कर लो, चलो ये इंडिया है, ठीक है। ये यहाँ पे दिल्ली सेंटर में, ठीक है, ये यहाँ पे पंजाब, ये है यहाँ पे लुधियाना, और ये है वहाँ पे एक विलेज, ठीक है, फुल्लावाल, ठीक है। अब देखो दिल्ली, पंजाब, लुधियाना और वहाँ का एक विलेज, ठीक है। अब दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक सरकार है, और इस सरकार के अंडर बहुत सारे स्टेट है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, साउथ इंडियन स्टेट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, नॉर्थ में है नागालैंड, तमिलनाडु, मणिपुर, कुछ सिमिलर है ही नहीं किसी का आपस में, ठीक है। अब दिल्ली में बैठी सरकार को सबके लिए, देश के लिए बनाना है। अब पूरे देश के लिए एक वो 400 लोग अगर बनाएंगे कानून, तो उनको तो और 4 लाख लोग चाहिए अपने अंडर, ठीक है, या 40 लाख लोग चाहिए समझने के लिए कि अब किसे क्या चाहिए। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि कुछ ना पावर आपस में बांट लेते हैं, ठीक है, उन पावर पे ना मैं कानून बनाऊंगा सेंटर में बैठ के, और क्योंकि तुम पंजाब को अच्छे से समझते हो, पंजाब के लोग अच्छे से समझते हैं, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी, राज्य की सरकार होगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट होगी, राज्य की सरकार होगी, जो अपने राज्य को अच्छे से समझती है तो वो अच्छे से चलाएगी। अब राज्य की सरकार के पास
भी ये काफ़ी पंगा है कि क्या है कि पंजाब में डिफरेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट विलेज हैं, और वहाँ भी कुछ ज़्यादा सिमिलरिटी तो है नहीं। चलो पंजाब में एक सिमिलरिटी है कि कल्चर पंजाबी है, लोग काफ़ी रिलीजन भी सेम नहीं है, बहुत रिलीजन के लोग रहते हैं। लेकिन अब जो वहाँ पे चंडीगढ़ में बैठे हैं लोग, ठीक है, उन्हें क्या पता कि पंजाब के फुल्लावाल लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में जो कि विलेज है फुल्लावाल, वहाँ के लोगों को क्या दिक्कत है, वो कितना सोचते रहेंगे। या फुल्लावाल के लोग अपनी हर ज़रूरत के लेकर डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट पास या डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो नहीं जा सकती ना, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारे डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा है, हाँ 3 टायर गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब सेंट्रल लेवल पे है, फिर स्टेट लेवल पे है, और फिर यहाँ पे लोकल लेवल पे है। तो ये लेवल ऑफ आपको गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल लेवल पे आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ रही होगी आपको। इसके बाद देखें, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लॉ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखिए, अब ना तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है रूल करने का। एक तरीका ये है कि हम किंग जॉन बन जाए और सिंगल पर्सन सबके लिए रूल बनाए, या एक 2 फेमस इंपॉर्टेंट है, एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की खास बात ये है कि सेंटर में हमारे पार्लियामेंट में पूरे इंडिया के हर एक कोने से लोग आके बैठते हैं, इलेक्ट होके आते हैं और बैठते हैं, ठीक है। और वो फिर देन क्या करते हैं, अपने अपने एरियाज़ के लिए रूल बनाते हैं, अपने अपने एरिया की डिमांड को, कंसर्न को यहाँ पे सामने रखते हैं, ठीक है। तो ये खूबसूरती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। और यहाँ पे यही कह रहा है कि इन डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हु इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा, कुछ स्टोरी यहाँ पे मेंशन है। देन यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अब ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बड़ा टर्म है आपस अपने आप में। तो पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने समझा कि क्या होता है कि एक असेंबली है दिल्ली में, संसद भवन, ठीक है, पार्लियामेंट बनाया हुआ है, और पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। अब देखिए यही तो खूबसूरती है ना, फेडरलिज्म और पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपस में कितना रिलेट करता है, एक ही चीज़ है आपस में। देखिए विलेज में हम हैं यहाँ पे, या आप है लुधियाना में फॉर एग्ज़ाम्पल। अब लुधियाना में बैठ के आपने क्या किया, अपने एरिया में आपने बनाया एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो एमपी कहाँ गया, असेंबली में, ठीक है। उस असेंबली में क्या है, लोकसभा, तो वो लोकसभा आपने इलेक्ट करके भेजा, तो वो लोकसभा में बैठेगा और वो रूल बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट बन के, वो देश के लिए, ठीक है। फिर है आपने एमएलसी भी बनाए हैं कुछ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो एमएलसी क्या करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, और स्टेट क्या करती है, इनमें से किसी को भेजना हो तो राज्यसभा में भेज देती है, ठीक है। और राज्यसभा में जाके ये क्या करते हैं, अपने लुधियाना के बारे में, अपने पंजाब के बारे में, अपने यूपी के बारे में, बिहार के बारे में बताते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो हर किसी की ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। फेडरलिज्म से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में एक पर्सन है जो काफ़ी बूढ़ा है, एक मिडिल एज का है, और कुछ नौजवान लोग भी खड़े हैं, ठीक है। अब ये बच्चा भी है, लेकिन इस बच्चे को आपको इग्नोर करना है क्योंकि ये अपने पिता के साथ है, ठीक है। तो वोट देने पिता ही आए हैं, बच्चे तो बस साथ में आए क्योंकि रोना जाए घर पे। अब इसमें यहाँ पे जो वर्ड मेंशन है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, या फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं इसे।
इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी लोग 18 के हो गए हैं या 18 से ऊपर हैं, 18 के हो गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। चुनने का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, इसलिए अपना अपना वोटर कार्ड बनवाइए जिनके पास नहीं है और वोट दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप वोट नहीं दोगे तो हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियन हो जाए, ठीक है, निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए, आपके हितों का ध्यान ना रखें। तो अपने हितों के अकॉर्डिंग अपने एरिया में कौन अच्छा है नहीं है इसका ख्याल रखते हुए वोट ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि 18 और 18 से ऊपर। अब देखो ये जो क्राइटेरिया है ना, इसमें ना ही रिलीजन दिखता है, ना ही कास्ट दिखता है, ना ही प्लेस ऑफ बर्थ, ना ही सेक्स, ना ही आपका कुछ और क्राइटेरिया दिखता है जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग हो। एक नंबर दिख रहा है कि जो भी देश में 18 साल के हो गए हैं वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल का मतलब यही बात है कि जो भी 18 साल के हो गए वोट दे सकते हैं। अब यूएसए भी जब आज़ाद हुआ ना, तो उनको ना वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। आज़ादी के 50-60 सालों बाद उनको, या उससे भी लगभग 100 सालों बाद, 100 सालों से ज़्यादा लग गए ये पता लगने में, ये समझने में कि वुमेन्स को भी वोट देने दो भाई, ठीक है। लेकिन इंडिया में कुछ नहीं, हमने आज़ाद हुआ, हमने क्या किया, सब वोट देगा, सबको आज़ादी चाहिए, सबको अपने हिसाब से अपना रूल सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे जो मेंशन है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, ये सब नहीं देखना है इन कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि कोई भी जो 18 का हो गया है वो वोट दे सकता है, हमें और इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। इससे पहले क्या था कि जब अंग्रेज हुआ करते थे तो उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया रखे थे कि जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो वोट देंगे भाई, जो जिनके पास ज़मीनें हैं वो वोट देंगे, ठीक है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो वोट देंगे। तो ये क्राइटेरिया होता था पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे, जब हमें थोड़ी बहुत राइट्स मिले थे कि हम असेंबली में एंटर कर सकते हैं, जा सकते हैं इलेक्ट होके, तब ये कंडीशन था। लेकिन हमने क्या किया, आज़ादी होने के टाइम हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कहा कि नहीं, सबको मिलना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 ऑर्गन है। देखो आपने हमेशा सुना होगा कि संविधान के 4 स्तंभ है, 4 सुना होगा हमने हमेशा कि जो संविधान है उसके 4 स्तंभ है। पहला है आपका लेजिस्लेचर, ठीक है, सेकंड है आपका एग्जीक्यूटिव, थर्ड है आपका जुडिशरी, और फोर्थ हम बोल देते हैं ना, डॉट डॉट में जाने दो इसको, जो प्रेस है, जर्नलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अगर ख़त्म हो जाए ना तो आपका समझो देश ख़त्म है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री में। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 संविधान के मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये आपस में काफ़ी सामंजस्य बना के काम करते हैं। अगर ये अच्छे से काम ना करें तो आपका एक भी पिलर अगर ख़राब हो गया तो आप समझो कि कंट्री क्या है, कोलैप्स पे है। अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, इनका काम होता है कानून बनाना, ठीक है। अब देखो हमने वोट किया, हमने बना दिया एमपी, ठीक है, एमपी के असेंबली में, असेंबली में 300 एमपी है फॉर एग्जांपल, और 300 एमपी जिन्होंने मिलके वोटिंग क्या किया, वोट किया और एक को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने क्या किया, बाकी अपने मंत्रीगण सेलेक्ट किए, बनाए, ठीक है, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ऐसे ऐसे करके मिनिस्ट्री बनाई, पेट्रोलियम मिनिस्टर, फूड एंड सिक्योरिटी मिनिस्टर, तो ऐसे मिनिस्ट्री बनाई हमने। अब ये जो मिनिस्टर बने हैं ये भी उन्हीं 300 लोगों में से आए हैं, ठीक है। तो जब कानून बनाते हैं तो सब मिलके बनाते हैं ऐसे, ठीक है, जब कानून बनाते हैं तो ये सब मिलके बनाते हैं, 300 के 300। तो ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, कानून बनाने का जो काम होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। जब कानून बन जाए, जब जो बिल है वो कानून बन जाए, एक्ट बन जाए, तो एक्ट को इन्फोर्स कराने का, इम्प्लीमेंट कराने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव कौन, वो जो हमने मंत्री बनाए,
वो जो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव है। इसके अलावा जो आपके एरिया में है मुख्यमंत्री है, विधायक है, वो एग्जीक्यूटिव है, जो मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव है। और कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी है, फॉर एग्जांपल आपके एरिया का जो डीएम है, ठीक है, आपके म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर वगैरह, ये सब एग्जीक्यूटिव है, वो सरकारी रूल्स को फॉलो करवाते हैं, ठीक है। फिर है जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, इन रूल्स को देखती है कि कुछ गलत तो नहीं है, ये अपना काम सही तो कर रहा है, तो ये चेक एंड बैलेंस का काम करती है, ठीक है। तो हमारे संविधान में एक यही ब्यूटी है जिसकी वजह से आज तक क्या है, कंट्री हमारी कोलैप्स नहीं हुई, या हमारा संविधान चल रहा है, चेक एंड बैलेंस का। मतलब कि सभी के सभी आपस में क्या है, एक दूसरे पे नज़र गड़ा के रखते हैं कि ये देखता है कि ये सही से चल तो रहा है, फिर ये देखते हैं कि ये जुडिशरी से साथ काम कर रहा है, जुडिशरी देखता है कि लेजिस्लेचर में बिल जो है वो सही है या नहीं, फंडामेंटल राइट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। तो यही चीज़ है। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव होते हैं जो सरकार के, जो गवर्नमेंट चलती है वो, और फिर अगर सरकार अच्छे से काम ना करे, कुछ गड़बड़ करे, तो ये जो मिनिस्टर होते हैं बोलते हैं रिज़ाइन करो, रिज़ाइन करो, ठीक है, वो दिखाओ अपना कि आप कॉन्फिडेंस में हो या नहीं, आपके पास उतनी सीटें हैं नहीं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं नहीं, तो वो बिल पास करते हैं कि आप रिज़ाइन करो। तो इनके पास पावर है ये। फिर एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, ठीक है, इनके लिए गाइडलाइंस देना, रूल बना लेना, कानून ऊपरी ऑर्डर पास कर देना। जुडिशरी को क्या कर रहा है ये देखना, और जुडिशरी कुछ गलत करे तो ये फिर लेके आते हैं बिल कि ये गलत कर रहे हो आप। और फिर जब ये गलत करे, जुडिशरी कहता है कि नहीं, तुम्हारे जो लॉ है वो सही नहीं है, इसको चेंज करो, ख़त्म करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सॉवरन का यहाँ पे स्टेट का डेफिनेशन है जो हमने कवर कर लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है बस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल जो राइट है, हम पीछे के बैकग्राउंड से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको इसका इम्पोर्टेंस, एसेंस, ज़रूरत समझ आ गया होगा कि क्यों होना चाहिए एक आम इंसान के पास। क्योंकि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है तो आपके कंट्री में आपका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। तो जो राइट्स होते हैं जनरली दो तरीके के हो सकते हैं, कि आपके संविधान में लिखा हो या तो ना नहीं लिखा हो, ठीक है। तो हमारे संविधान में हमारे लिए जितने राइट्स हैं उनको अच्छे से लिख दिया है। तो रिटर्न राइट्स है हमारे संविधान में जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, गार्ड करते हैं मिसयूज़ ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सरकार जो स्टेट है, जो भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो मिसयूज़ ना करे अपनी पावर को, तो हमें सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। सरकार अपनी मर्जी से, इच्छा से कुछ ना करे, इसके लिए वो, जैसे कि सरकार ने बिल पास कर दिया CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फार्म लॉ, तो लोग आ गए सड़कों पे, ठीक है। सरकार इन्हें डायरेक्ट भगा नहीं सकती कि भाई भागो यहाँ से, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कहते, अगर ऐसा बोलते हैं देखेंगे कि नहीं, हमें तो अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, ठीक है, हमें अधिकार है बोलने का तुम्हारे खिलाफ अगर तुमने कुछ गलत किया, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। हमें अधिकार है पीसफुल असेंबली करने का, हम मिल बैठ के यहाँ तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं, हथियार नहीं होने चाहिए बस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो और इन्हीं चीज़ों को देखें, और इन सब चीज़ों में ना जब आप पढ़ते हो ना संविधान, फंडामेंटल राइट, तो आपको ना एक पर्सन को कभी नहीं भूलना है और उसको एक बार नमस्कार ज़रूर कर लेना है। वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन्होंने, इनके अंडर, इन्होंने नहीं, बहुत सारे लोग थे, ठीक है, 7 से 8 लोग थे, तो इनके अंडर है ना ये चीज़ बनाई गई संविधान, और संविधान के जो राइट्स हैं, तो इन्होंने सबका ध्यान रखा और सबके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है, एक स्टेटमेंट है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, ये स्टेटमेंट, तो यहाँ पे है स्टेटमेंट, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर सेड अबाउट दिस फंडामेंटल राइट देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू फोल्ड। जो फंडामेंटल राइट है उसके 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, 2 फोल्ड है, 2 फोल्ड है, ठीक है, 2 सिक्के के 2 पहलू की तरह है। पहला ये कि एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजिशन टू क्लेम दिस राइट,
ठीक है, सिटीज़न जो है उन वो ऐसी सिचुएशन में भी होने चाहिए कि अपनी राइट को क्लेम कर सके, उन बोल सके कि हाँ भाई मेरा फंडामेंटल राइट है, ये बोलने का अधिकार है और मैं बोलूँगा, पूरे देश में घूमने का अधिकार है और मैं घूमूंगा, मुझे रोक नहीं सकते, ठीक है। सेकेंड, दिस राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गोट द पावर टू मेक लॉ। पहले यहाँ पे ये कहता है कि ठीक है स्टेट है, अब जो स्टेट है कुछ गलत कर रहा है तो पीपल क्या है वो बोलेगा ना तुम्हारी क्यों सुने, हमें तो अधिकार है, संविधान में लिखा है, तुम संविधान थोड़ी हो, तुम तो आज हो 5 साल बाद चले जाओगे, तो संविधान में लिखा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ हम रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, तुम हमें रोकने वाले कौन हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर क्या हो रोकता है तो ये उस सिचुएशन में होनी चाहिए कि ये अपने जो राइट्स है उनको इन्फोर्स करवा सके, और एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस पे क्या करे, रोकथाम लगा सके, तो वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। ये भागेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट बोलेगी मेरे पास पावर है, पावर क्या है, रिट्स का, WRITS, रिट्स। अब रिट्स पावर के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकता हूँ स्टेट को, तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो अगर आगे कुछ चैप्टर होगा तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे से बताऊँगा मैं आपको एक एक राइट को। तो फंडामेंटल राइट कह रहा है, पहला है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, समानता का अधिकार, बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में यहाँ पे लिख दिया गया, आर्टिकल्स मेंशन नहीं किए इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने और कानून के लिए सभी समान है, सिंपल बात। नेक्स्ट है नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी नागरिक को भेदभाव नहीं किया जा सकता, अगर करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट, नागरिक क्या करेगा, कोर्ट चल जाएगा। किसी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, एवरी पर्सन हैज़ access टू पुल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, कोई भी इंसान जो है ना वो किसी भी प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप हो, उसमें एंटर कर सकता है, जा सकता है। वो वाला सीन नहीं जो आपने मूवीज़ में देखा होगा, और रियल सीन भी है कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये एक रियल स्टोरी भी है, तो वो सीन नहीं होना चाहिए, इंडियंस या कोई कम्युनिटी नहीं जा सकता, हर कोई जा सकता है। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सरकारी नौकरी देते टाइम वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि हम इस कैटेगरी को नहीं देंगे, इस कैटेगरी को जॉब देंगे, इसलिए सरकार क्या करती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा देती है, कैटेगरी लगा देती है, मतलब एग्ज़ाम लेंगे तुम्हारा, तो एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम जो पास कर जाएगा उसको एग्ज़ाम जॉब दे देंगे। देन है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, दिस इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि बोलने का अधिकार, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार। जब अंग्रेज थे उन्होंने लाया रॉलेट एक्ट, ठीक है, कि हम ना सुनेंगे तुम्हारी, ना देखेंगे तुमने क्या किया नहीं किया, हमारा मन तुमको उठा लिया, जेल में डाल दिया। और सोचो उस टाइम इंडियंस की फीलिंग्स कैसी रही होगी, है ना। तो अब नहीं हो सकता नहीं है, अब हमें अधिकार है भाई, तुम कुछ गलत करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, स्पीच बोलेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, तुम्हारे खिलाफ लिखेंगे, बताएंगे दूसरों को, ठीक है। देन है राइट टू मूव फ्रीली टू डिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री में कहीं भी घूम सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, ऑक्यूपेशन में कोई भी बिजनेस कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो आपके पास राइट है उसके विरोध में, ठीक है, कि हमें क्या करना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करना है, रोकना है, ठीक है। फोर्स्ड लेबर, जहाँ पे बंधुआ लेबर हो रहा है, फोर्स्ड लेबर, उसे रोकना है। कहीं भी बच्चों को जो कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर कोई भी जगह ऐसा है जहाँ पे इनको काम करवाया जाता है तो उस चीज़ को खिलाफ आवाज़ उठानी है, उनको रोकना है, ठीक है। और रोकना क्या है, अगर कोई कर रहा है तो उनके खिलाफ कानून बने हुए हैं, उनको जेल हो जाएगी, उनको फाइन हो जाएगी, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो यही राइट टू फ्रीडम है सेक्युलरिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको अधिकार है कोई भी धर्म प्रैक्टिस करो, मानो, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, मेले लगाओ, ठीक है, प्रमोट करो, कुछ भी करो, तो आपको अधिकार है यहाँ पे। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो आपको अधिकार है, आप माइनॉरिटी हो, आपके कोई लैंग्वेज है, ठीक है, डोगरी लैंग्वेज हो गया, मैथिली लैंग्वेज, कुछ भी लैंग्वेज हो गया, तो आपको अधिकार है कि आप उसके रिलेटेड आप क्या सको, इंस्टीट्यूशन, स्कूल बना लो, ठीक है, आपको अधिकार है ये।
ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे लिंग्विस्टिक हो, कोई भी धर्म, कोई भी चीज़ की कोई भी कैटेगरी में देखो, अगर वो आप माइनॉरिटी हो तो आप अपना, आपके पास राइट है, आप एजुकेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, कल्चरल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हो और अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपने धर्म को प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये है बाकी के सब राइट्स का बॉस। अगर ये राइट को हम हटा दें, यहाँ से ख़त्म कर दें, तो ऊपर के राइट का कोई मतलब ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है कोई राइट की। दिया तो हुआ, लेकिन गारंटीड जो होता है ना, जो अपने वर्ड पढ़ा कि गारंटीड है फंडामेंटल राइट, तो गारंटी ये है 6 नंबर, दिस अलाउड टू मूव द सिटीजन, कहाँ, कोर्ट, इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि स्टेट ने क्या किया है, उसके किसी भी अधिकार को वायलेट किया है, उसका अधिकार फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो चल जाएगा सीधा कोर्ट। अब यही तो अधिकार है जो गारंटी देता है कि तुम्हारे ऊपर के अधिकार सुरक्षित रखेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेक्युलरिज्म। और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक बार वीडियो देख लो ये कंप्लीट, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। अब देखिए, चाहे आप ना ऑफलाइन क्लास करो, चाहे ऑनलाइन क्लास करो, लेकिन एक बार ज़रूर आपको खुद से बुक पढ़नी चाहिए, चैप्टर पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से अभी भी आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि मैंने तो बताया ही नहीं है, जबकि मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बता दिया, कंसेप्ट बता दिया। लेकिन आप जब बुक पढ़ोगे ना, तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है, ठीक है। इसलिए वीडियो के बाद खुद से बुक भी पढ़ना। सेकुलरिज्म का मैं कहने का अर्थ, देखिए, जब आप डेफिनेशन सर्च करोगे ना, बहुत सारे लोग ना डेफिनेशन सर्च करते हैं सेकुलरिज्म का, और ना जब वो सर्च करते हैं तो उनको ना डेफिनेशन नहीं मिलता है, गलत। अब बोलो गलत, गूगल पे गलत डेफिनेशन कैसे हो सकता है? तो गूगल का डेफिनेशन गलत है। अगर आप नीचे, आपको इंटरनेट चलाना आता है, तो अगर आप अपने हिसाब से सर्च करते हो तो आपको सही डेफिनेशन मिल जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि सेकुलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। गूगल क्या कहता है कि स्टेट का और रिलीजन का कोई रोल ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है, कोई दोस्ती ही नहीं है, ठीक है। गूगल ये कहता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ये। मतलब कि जैसे फ्रांस में है ना, कि अगर आप किसी भी रीजन को, तो अपना धर्म जो है आप अपने घर पे छोड़ के आओ, फ्रांस के सड़कों पे आप फ्रांस के नागरिक हो बस, ठीक है। आप नहीं, धर्म के चीज़ों को ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते वहाँ पे। लेकिन इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया के केस में क्या है ना, कि इंडिया तो बहुत सारे धर्मों की जन्मभूमि रही है ना। हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट 4 है जो इंडिया से निकले हैं। तो हमारा तो रिलेशन ख़त्म कर दे धर्म के साथ, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे सामने कठिनाई ये है कि हम ना किसी रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बनाएंगे, तो बाकी के रिलीजन क्या हो जाएंगे। अब ना बहुत लोग ना सोचते रहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं इस टॉपिक में आके, कि नहीं हिंदू राष्ट्र। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो सिखों का क्या होगा, जैनों का क्या होगा, बुद्धों का क्या होगा? ये भी तो इसी देश से निकले हैं, ठीक है। इंडियन रिलीजन ही है ये भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कह रहा है यहाँ पे डेफिनेशन कि स्टेट किसी भी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये चीज़ यहाँ पे और जोड़ लेना है कि स्टेट क्या करेगा, सभी धर्मों को इक्वली प्रमोट करेगा। भाई आप देखो, कल ये प्रधानमंत्री ने बधाई दी गुरु पूर्व पे, ईद पे बधाई देते हैं, ठीक है, दिवाली पे बधाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, सरकार क्या करती है, सभी रिलीजन का ध्यान रखती है ना। तो ये हमारे कंटेक्स्ट में डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। और बाकी ये कंटेक्स्ट आप थोड़ा पढ़ लो, वही चीज़ें लिखी हुई है जो ऊपर चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है, यहाँ पे इन फोटोज़ को ज़रूर देखो, आप इमेजेस ज़रूर देखो, वीडियो सर्च करो पढ़ते टाइम पुरानी, ठीक है। मूवीज़ देख लो एक बार, जो आज़ादी से पहले की मूवीज़ बनी हुई हैं उन सब, तो आप चीज़ों को समझोगे अच्छे से कि कितनी ज़्यादा खून बहाने के बाद, कितनी ज़्यादा शहीदियों के बाद ये मौका आया होगा जब एक इंडियन पर्सन
पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक इंडियन पर्सन, देश के 150 साल काले इतिहास के बाद एक इंडियन पर्सन देश को चलाएगा। ठीक है, ये ब्यूटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना, ये इमेजेस आपको देखने कैसे, देखिए यहाँ पे गांधी जी भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी के मेंबर जो असेंबली के थे वो यहाँ पे साइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कि हाँ मैं साइन करता हूँ कि ये वेरीफाइड है। नेक्स्ट है यहाँ पे छोटा सा मेंशन, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ देख लेना कि 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे बन के तैयार हो गया था, हमारा फाइनल सेशन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट की तरह है, विदाउट आर्टिकल आपका ये लास्ट का फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो लास्ट का जो फंडामेंटल था ना 6 नंबर, बिना उसके एक राइट है। अब अगर वही नहीं है तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, ये आपके मॉरल ड्यूटीज़ है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आपकी मॉरल ड्यूटीज़ है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें करना चाहिए ऐसा। अब नहीं करते हैं तो अलग बात है, हम संविधान को गेट फाड़ देते हैं, हम गांधी के अस्तित्व पे, गांधी के सवाल उठाते हैं, नेहरू को गाली दे देते हैं, तो ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये गलत चीज़ें हैं, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम इनका सम्मान करें। तो यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी है, तो आगे के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे बुक में मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि रिस्पेक्ट ऑफ आइडल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि नेशनल फ्लैग है, एंथम है, संसद है, इन सब का आपको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नोबल जो आइडल्स है, गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह, इनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो सभी का सम्मान करना चाहिए, किसी का योगदान छोटा या बड़ा नहीं होता। उस लड़ाई में सबने खून बहाया, सबने पसीना बहाया, तो सब हमारे लिए सम्माननीय है, तो सबको सम्मान करना चाहिए, सवाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सवाल उनसे करना चाहिए जिनके साथ जो अभी है, ना कि जो गांधी पे सवाल करना चाहिए। लोग गांधी से सवाल करते हैं, गलत है ये। ठीक है, इसके अलावा हमारे कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन हमें डाइवर्सिटीज़ को भूल के कंट्री की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए अपने जो कंडक्ट है उनको करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारी कंट्री की यूनिटी ख़राब हो, इंटीग्रिटी ख़राब हो। ठीक है, तो ऐसे 11 है। आप अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आप गूगल करो, सर्च करो, पढ़ो, लिखा हुआ पढ़ो। ठीक है, बुक में पढ़ो, तो वो ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का अंत। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कंप्लीट एजुकेशन, कंप्लीट स्टडी जो होता है, यूपीएससी के लिए भी जो भी पढ़ रहे हैं इस वीडियो को, जो भी पढ़ते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी का ऊपर पढ़ देते हैं, एक्सरसाइज पार्ट को कम्प्लीटली मिक्स करते हैं। तो ये मत करो यार। अगर आप क्लास 8th के हो तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो तो ये मत करो कि आप इस पार्ट को मिस करते हो। आपने ऊपर क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या सुना। देखिए ग्राफ ही एक जो रिटेंशन ग्राफ है कि अगर आपने अभी पढ़ा है, तो अगर ये वीडियो 1 मिनट 20 सेकंड की होगी, 20 मिनट की हो गई है, तो आपको 1 घंटे का चीज़ें भूलने लगी होंगी। ठीक है, आप भूल जाओगे। तो बेटर कि आप चीज़ों को रिकॉल करो अच्छे से, और उसका एक तरीका ये है कि आप प्रेशर दो दिमाग पे। प्रेशर कैसे पड़ेगा, तो क्वेश्चन देखो और सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में आप क्या लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से तो आप अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो ये है इस वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे अभी आपको यूपीएससी करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक पोर्शन हो या एनसीईआरटी, यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी अभी क्लासेस स्टार्ट हैं और चलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, जो भी आपके एस्पिरेंट दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।